हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता है कि हम बात कर रहे हैं होम मैनेजमेंट की। होम मैनेजमेंट में भी हम आवास के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें आपने सबसे पहले घर और मकान में अंतर समझा था। इसी के साथ-साथ आपने एक आदर्श आवास के बारे में समझा था कि एक आदर्श आवास कैसा होना चाहिए। यानी कि उसमें क्या-क्या होना चाहिए, छत होनी चाहिए, सीढ़ियाँ होनी चाहिए, दीवारें होनी चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए, एक आदर्श जो आपका आवास है उसकी दीवार की ऊँचाई कितनी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपने देखी थी। फिर हमने नक्शे के बारे में चर्चा किया। यानी कि जब आप भूमिखंड का चयन कर रहे हो तो आप किन-किन बातों का ध्यान रखें और जो नक्शा होता है, हमने उसके बारे में देखा कि नक्शा कितने प्रकार का होता है, क्या-क्या आवश्यकताएँ होती हैं। और हमने आपसे एक पुरानी क्लास देखने के लिए कहा था जो कि आपके गृह प्रबंध जो फ़ोल्डर बना है उसी में मिल जाएगा क्लास नंबर 29 से लेकर क्लास नंबर 37 तक। उम्मीद है कि अभी तक तो आप सभी ने क्लास को देख ही लिया होगा। फिर जो कल हमारी चर्चा हुई थी, वो उसमें हमने देखा था जो अपशिष्ट होते हैं, यानी कि जो हमारे घरों से निकलने वाले कूड़े-कचरे होते हैं, कूड़े-कचरे के साथ-साथ जो पानी होते हैं, जो अपशिष्ट पानी होते हैं, यानी कि जो निरुपयोगी पानी होते हैं, जिनका उपयोग हमें नहीं करना होता है, इसके बारे में हमने समझा था कि हम कैसे इसका निस्तारण कर सकते हैं। और एक आपका एक पॉइंट छूट गया जो कि आपके भवन निर्माण सामग्री से था। हमने भी इसको कल नहीं परसों डिस्कस किया था जिसमें आपने देखा था कि ईंट क्या है, कैसे बनाया जाता है, प्लास्टिक क्या है, काँच क्या है, लकड़ियाँ कौन-कौन सी उपयोग में, किस लिए उपयोग में लाई जाती हैं, इन सारी बातों पर हमने चर्चा किया था। कल की क्लास आपके लिए बड़ी इम्पोर्टेंट थी। जिसमें आपने कचरे के बारे में समझा था, गीला कचरा क्या है, सूखा कचरा क्या है, बायोडिग्रेडेबल कचरा कौन-सा होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरा कौन-सा होता है, हमारे लिए कचरे के निस्तारण की उत्तम विधियाँ कौन-कौन सी हैं, इन सब के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। अब आवास के जो हमारे पार्ट थे और जो भी विशेषताएँ थी, हमने सब कुछ समझ लिया। एक पॉइंट आपका बच रहा है, वो है आपका किचन। और आपको पता है कि किचन क्या होता है? किचन एक आपके रसोई घर का वो कमरा होता है, जहाँ पर भोजन को पकाया जाता है या रसोई घर का वो कमरा या स्थान होता है, जो कि भोजन के लिए होता है, जिसमें भोजन से संबंधित जो भी हमारे घरेलू सामान होते हैं, उनको हम अपने किचन में ही रखते हैं। तो हर एक घर में ये किचन जो है वो महत्वपूर्ण योगदान देता है। क्यों देता है? ज़रा हम इसको समझ लें। जैसे रसोई को किसी घर का हृदय स्थल कहा जाता है। हम रसोई को क्या कहते हैं? हम रसोई को किसी भी घर का हृदय स्थल कह सकते हैं। ये ऐसा केंद्र होता है जहाँ से पूरे परिवार का स्वास्थ्य एवं कार्य क्षमता नियंत्रित होती है। आप किस तरह से पोषक तत्वों को बना रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं, किस तरह से लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमारे रसोई से ही नियंत्रित होती हैं। अतः इसकी योजना पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जब आप किचन बना रहे हों, तो आपको कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए कि जैसे जो आपका एक किचन होना चाहिए। किचन क्या है? जैसे आपको पता है कि एक गृहिणी जो होती है, उसका ज़्यादातर समय किचन में ही बीतता है। तो उसको ये जो रसोई होता है, जब आप उसका आयोजन कर रहे हो, तो आपको कई चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे आपके किचन की स्थिति क्या है? मतलब लोकेशन क्या है? ये आपके घर के पिछले हिस्से में हो, रसोई गृह जो है आपका, ये बैठक या खाने के कमरे के पास हो, जहाँ से आसानी से खाना-पीना दिया जा सके, खाया जा सके। शयन कक्ष के एकदम बगल नहीं होना चाहिए, नहीं तो पता लगा कि आप तड़का लगा रहे हैं और शयन कक्ष में जो भी व्यक्ति बैठा है, उसकी खाँसी से जान ही निकल जा रही है। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना होता है कि कभी भी किचन हमें शयन कक्ष के बगल में नहीं रखना चाहिए। स्वच्छता की दृष्टि से रसोई की कुछ दीवारें खुली होनी चाहिए।
पूर्व दिशा में खिड़की हो, दरवाजे हों, क्षेत्रफल वहाँ पर ऐसा होना चाहिए कि कार्य के अनुरूप हो। ऐसा ना हो कि आपका कमरा बिल्कुल छोटा-सा हो, उसमें हमें बहुत सारे कार्य करने हैं, सामान रखा है, हमें घूमने भर की जगह नहीं है, तो ऐसे में किचन आपका सही नहीं होता है। किचन आपका बिल्कुल व्यवस्थित होना चाहिए क्योंकि हम गृहिणियों का अधिकतर समय किचन में ही जाता है। प्रकाश की व्यवस्था हो और वायु की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की दृष्टि से ये सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। कार्य करने में भी सुविधा होती है। तो हमें जब किचन का आयोजन कर रहे हों, तो हमें इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। ठीक? जैसे आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा, "अरे क्या है, खाना ही तो बनाना है, खाना बना के हट जाना है।" नहीं, जब आप किचन की व्यवस्था कर रहे हो, तो आपको वहाँ पर विशेष तौर से ध्यान देने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी-सी बात करेंगे। जैसे भोजन मनुष्य की एक मौलिक आवश्यकता है। मौलिक आवश्यकताएँ कितनी हैं? 3 हैं। कौन-कौन सी? रोटी, कपड़ा और मकान। यही तो 3 हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जो एंजेल के द्वारा दिया गया उपभोग का नियम था, उसमें उनका पहला मद ही यही था भोजन। ज़रा एक बार कमेंट करके बताना कि जो भोजन पर होने वाला व्यय है, एक निम्न वर्ग का, एक मध्यम वर्ग का और एक उच्च वर्ग के परिवार का व्यय कितने प्रतिशत होता है भोजन पर, ठीक? बाकी ये उनके उपभोग का यानी कि उपभोग के नियम का ये पहला मद था। जीवन रक्षण संबंधी आवश्यकता है। आरंभ से ही किसी गृहिणी का अन्य कक्षाओं की तुलना में रसोई में अधिक समय गुजरता है। ये बात तो हमने पहले ही डिस्कस किया कि जो रसोई होता है, एक गृहिणी का ज़्यादातर समय उसी रसोई में ही व्यतीत होता है। जैसे-जैसे भोजन के संबंध में व्यक्ति की जानकारियाँ बढ़ती जाती हैं, वैसे-वैसे रसोई गृह का जो महत्व है, वो भी बढ़ता जाता है। अब आधुनिक समय में रसोई गृह को अधिक सुविधापूर्ण, सुंदर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आधुनिक समय में इसको हम इसलिए सुंदर बना रहे हैं जिससे भोजन पकाने में कोई नीरस कार्य ना लगे। आपको वहाँ पर उत्सुकता महसूस हो, आपको अच्छा लगे, देखने में आकर्षक लगे और आपके पास सुविधाएँ भी हों। जैसे अभी कितना परिवर्तन हो गया है। थोड़ा समय आप पीछे जाइए, आपने देखा होगा, अगर आपने नहीं किया है तो आपकी मम्मी ने ज़रूर किया होगा। सिलबट्टे पर ही मसाला पीसते थे। चूल्हे पर ही खाना बनाते थे, उसके लिए लकड़ियाँ लेकर आना, फिर वो जो चूल्हे पर चढ़ाया जाने वाला बर्तन होता था, उसको भी साफ करने में कितना मेहनत लगता था। प्लस हमारे घर जो गंदे हो जाते थे धुएँ से, उनको उनकी भी साफ-सफाई करना मतलब कितना कठिन कार्य हुआ करता था। लेकिन आज का समय देखिए हमारे पास मिक्सर है, ग्राइंडर है, हमारे पास गैस है, हमारे पास इलेक्ट्रिक वाली चीज़ें हैं, जिन पर हम खाना बना सकते हैं, जैसे कि आपका इंडक्शन वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ों का हम उपयोग कर रहे हैं। हमारा समय भी बच रहा है, चीज़ें जल्दी भी हो रही हैं और हमें साफ-सफाई करने में भी आसानी हो रही है। तो हमें अपने कार्यों को इस तरह से अपने किचन में ऐसी सुविधाओं को रखना है, जिससे खाना बनाना एक उबाऊ कार्य ना लगे, नीरस कार्य ना लगे, थकान ना लगे, व्यक्ति आराम से जाकर बना सके। सोचिए अगर इतनी भाग-दौड़ की ज़िंदगी है हमारी, इस भाग-दौड़ की ज़िंदगी में अगर हमें चूल्हे पर ही खाना बनाना हो, 1 चूल्हा हो या कि 2 चूल्हा हो, तो उसके लिए भी लकड़ी की व्यवस्था करना और जो हमारे बर्तन चूल्हे पर चढ़ाए जाते हैं, उसमें भी तो पहले लेवा वगैरह लगाया जाता है ना, मिट्टी का लेप लगाकर फिर रखते हैं और उसको साफ करना कितना कठिन होता है। अरे! ये सब छोड़िए, हमारे घर कोई मेहमान आ गया, अब हमें चूल्हे पर चाय बनाना है। सोचिए कितना मतलब कितना थकाऊ काम हो जाता है। लेकिन जो आधुनिक समय है वो रसोई को बहुत अच्छा बना रहा है। हमारे समय को, हमारी शक्ति को, सब चीज़ को बचा रहा है। अब इसी में जैसे आपने तो ये देखा कि रसोई में हमें क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए, हम क्या-क्या व्यवस्था पहले में और अब में आ गया है। इसी में आपकी एलिज़ाबेथ वेवरीज़ हैं, वो कह रही हैं, इन्होंने कहा है कि रसोई घर को घर की कार्यशाला कहा है। बहुत साधारण सा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रसोई घर को घर की कार्यशाला किसने कहा है? तो नाम ध्यान रखेंगे एलिज़ाबेथ का, ठीक? अब जैसे कुछ चीज़ें तो हमने आपको पहले ही बता दी,
क्या? कि रसोई की स्थिति क्या होनी चाहिए, दिशा क्या होना चाहिए, आकार भी क्या होना चाहिए, सब चीज़ें यहाँ पर आपकी नोट डाउन है। तो हम ज़रा इनको भी देख लेते हैं, जो कि थोड़ी-सी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्या है? नोट करके आप भी लिख सकते हैं और ये क्वेश्चन बहुत साधारण से आपसे पूछ लिए जाते हैं। स्थिति, घर के पिछले हिस्से में होना चाहिए। रसोई घर जो है वो भवन के पिछले हिस्से में होना चाहिए, आगे के हिस्से में ना हो, ठीक? साथ ही साथ आपने देखा कि ये जो है दिशा इसकी पूरब होना चाहिए या फिर उत्तर-पूरब होना चाहिए, ठीक? साथ ही कमरे के जो है हमारे शयन कक्ष के पास ना हो, क्योंकि हमें दिक्कत होगी अगर कोई व्यक्ति बगल में लेटा है। आपके किचन में एग्ज़ॉस्ट फैन होना चाहिए, मतलब ताकि जो आपका एग्ज़ॉस्ट फैन को क्या बोलते हैं? संवात पंखे के नाम से शायद जानते हैं, एग्ज़ॉस्ट, यस, संवात पंखा, जो आपने देखा होगा किचन में ऊपर लगाया जाता है, जो कि आपके किचन के अंदर जो गर्म हवा है उसको बाहर फेंकने का कार्य करता है। तो ये सारी चीज़ें आपके किचन में इनकी व्यवस्था होना चाहिए। इसी के साथ-साथ आकार भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो जो किचन का आकार है, वो अलग-अलग होता है। जैसे 8 बाई 8 या फिर 9 बाई 10 का होना चाहिए, 9 बाई 12 का होना चाहिए, ठीक? तो ये किचन के कुछ आकार हैं, जो कि हमें थोड़ा-सा ध्यान रखने चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है कि ये जितना दिया गया है, उतना ही हो। 8 बाई 10 का हो, 8 बाई 12 का हो या फिर 9 बाई 12 का हो, 10 बाई 12 का हो, 11 बाई 14 का हो, कोई भी हो सकता है। यानी कि ये लंबाई और चौड़ाई आपको बताई जाती है, जो बाई-बाई करके ये आप देख रहे हैं, ठीक? या लंबाई इतनी हो, चौड़ाई इतनी हो। लेकिन उपकरणों की उपलब्धता भी रसोई के आकार को प्रभावित कर देती हैं। आपका किचन जो है ये मान के आप ये मानिए कि एक किचन आपका ये है, ठीक? और एक किचन आपका ये है। अब इस किचन में आपके उपकरण ज़्यादा रख सकेंगे, सामान ज़्यादा रख सकेंगे, लेकिन इसमें कम रख सकेंगे। तो जिस तरह से आपका उपकरण रहेगा, उसी तरह से आपको किचन का आकार भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके पास उपकरण बहुत ज़्यादा हैं और रखने की जो जगह है, वो बहुत थोड़ी है। अब जैसे 3 एरिया होते हैं, एक फ्रिज हो गया, एक कुकिंग रेंज हो गया, एक आपका ये इन सारे उपकरणों को रखने के लिए आपके जो रसोई घर है, उसके लिए जो ये 2 चीज़ें आपने बताई अभी, एक तो फ्रिज हो गया, एक कुकिंग रेंज हो गया। इन जैसे उपकरणों के लिए जो रसोई का आकार होना चाहिए वो मिनिमम आपका 8 इंटू 12 यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई हो गया, ये 12 8-12 का होना चाहिए या फिर आप 9-12 का, इससे कम मत लीजिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारे किचन में जगह नहीं बचेगा। अभी आप अलग-अलग जो रसोई घर हैं उसमें देखेंगे कि कहाँ पर हमारे सिंक की व्यवस्था होती है, कहाँ पर हमारे ये कुकिंग रेंज कहाँ पर होता है, कहाँ पर हम फ्रिज वगैरह रखते हैं, ये सारी चीज़ें आप अभी अलग-अलग में देखेंगे। इसी के साथ अगर हम फर्श की बात करें, फर्श तो चिकना हो, मजबूत हो, टिकाऊ होना चाहिए। मतलब रसोई घर का जो फर्श हो, वो चिकना होना चाहिए। ऐसे फर्श को साफ करना आसान होता है, इसीलिए चिकना रखा जाता है। अब जैसे रसोई घर में आप मोज़ेक हो गया, टाइल्स हो गया, चिकने पत्थर का फर्श, ये सारी चीज़ें लगा सकते हैं, अच्छा होता है। और दीवारों पर भी 6 से 8 इंच मतलब फिट के या 6 से 8 इंच के जो है मोज़ेक के फर्श लगा सकते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे नीचे तो टाइल्स वगैरह लगी ही है, दीवार पर भी हम 1-1 फीट, 2-2 फीट ऐसे टाइल्स वगैरह लगवा देते हैं। लगवाते हैं ना? जिससे जो दाग धब्बे जाकर पड़ते हैं वो ना पड़ें। एटलीस्ट आप पूरे कमरे में नहीं लगवा रहे हैं तो जो आपका कुकिंग रेंज है वहाँ पर आप 2-2 फीट पर कम से कम इसको लगवा सकते हैं। मतलब 8 से 10 इंच पर आप इसको लगवा सकते हैं, ठीक? साथ ही साथ दीवारों की बात करें तो रसोई घर की जो दीवार है उसको साफ-सफाई करने में आसानी हो, इसके लिए कार्यक्षेत्र के ऊपर 3-3 फीट तक आपको टाइल्स लगवाना चाहिए।
काउंटर यानी कि जिस पर हम काउंटर जो होता है जहाँ पर खाना वगैरह बनाते हैं, उसको हमें चिकना रखना चाहिए, संगमरमर के लगवा देने चाहिए, ताकि साफ-सफाई करने में आसानी हो। तो ये सारी चीज़ें क्यों बताई जा रही हैं? ताकि जो गृहिणी है वो साफ-सफाई कर सके आसानी से, ठीक? उसे ये साफ-सफाई करना, घर का काम करना उबाऊ ना लगे। साथ ही साथ आपके किचन में सिंक की व्यवस्था होनी चाहिए। सिंक भी एक रसोई घर का अंग होता है। जो कि आप जैसे चीनी मिट्टी का ले लीजिए, टाइल्स के बने होते हैं, स्टील के आपने स्टील वाला तो अधिकतर देखा होगा और इसकी गहराई भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक? ऐसा ना हो कि हमने 4 बर्तन रखा और ये भर गया पूरा। तो ऐसे कुछ बातों का हमें ध्यान रखकर अपने जो रसोई घर का उसका निर्माण करना चाहिए। साथ ही साथ अगर हम दीवार की बात करें तो जो हमारे रसोई घर का दीवार होना चाहिए, वो चिकना होना चाहिए, ऑयल पेंट वाला होना चाहिए। दीवारों की हम धुलाई आसानी से कर सकें, उसको ऐसे जो ऑयल पेंट लगाएँ, वो एक अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, ठीक? जिसे हमें बार-बार साफ-सफाई करने में आसानी हो। बाकी आपने देख ही लिया कि खिड़की, दरवाजे अच्छे होने चाहिए ताकि जो है वेंटिलेशन का कार्य अच्छे से होता रहे। अलमारियाँ भी हमारे किचन में पर्याप्त होनी चाहिए जिससे हमें सामान को संग्रह करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक? आजकल काउंटर के ऊपर ही हम अलमारियाँ रख देते हैं, बना देते हैं जिससे कि जो गृहिणी है उसे ज़्यादा भागना-दौड़ना ना पड़े। तो रसोई में 3 तरह की अलमारियों की व्यवस्था की जा सकती है। एक तो दीवार में बनी अलमारियाँ, एक अलग से टाँकी गई या फिर एंगल पर बनी हुई अलमारियाँ आती हैं और एक कार्य क्षेत्र के नीचे वाले दराज में व्यवस्था की जाती है ताकि आप वहाँ पर अपना जो भी सामान है उसको रख सकें, ठीक? तो ये आपने थोड़ा-सा समझा कि हमारा रसोई घर होना कैसे चाहिए, उसमें क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए। बाकी यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे हम उनको जब प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पर कर लेंगे जो भी क्वेश्चन और हमारे छूट रहे होंगे। जैसे कुछ-कुछ पॉइंट हमारे रह जाते हैं, तो उनको हम अपनी जो प्रैक्टिस सेट की क्लास होगी उसमें डिस्कस कर लेंगे। चलिए, अब चलते हैं अपने किचन के प्रकार पर चलते हैं। आपको पता है कि जो रसोई घर होता है, वो 1-2 प्रकार का नहीं होता है। अगर हम बात करें रसोई घर की, तो रसोई घर आपका 1 प्रकार, 2 प्रकार का नहीं होता है। ये कई प्रकार का होता है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो हमारे भारतवर्ष में मुख्य रूप से 2 प्रकार की रसोइयाँ पाई जाती हैं। अब वो कौन-कौन सी हैं? ज़रा एक बार हम उनको देख लेते हैं। अगर हम अपने भारतवर्ष में बात करेंगे तो 2 तरह की जो है आपको रसोइयाँ देखने को मिलेंगी। एक मिलेगी भारतीय शैली या जिसे हम देसी कहते हैं या जिसे हम परंपरागत कहते हैं। दूसरी आपकी आती है आधुनिक या फिर पाश्चात्य शैली। अब ये जो भारतीय शैली है ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट होता है इसमें। मतलब इस ये जो रसोई घर होता है इसमें ज़मीन पर पट्टे पर बैठकर भोजन पकाने की व्यवस्था होती है। आपने देखा होगा कि पीढ़े पर बैठकर चूल्हे में खाना बनाया जाता है और इन रसोई घर में लगभग सभी कार्य क्षेत्र ज़मीन पर ही होते हैं, चाहे बर्तन धुलने की बात हो या कोई भी बात हो। आजकल ऐसे रसोई घर गाँव में देखे जाते हैं अभी भी, ठीक? ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है कि ये अब एकदम से गायब हो गया है, नहीं। आप जाकर देखेंगे गाँव देहात में आपको ऐसे ही रसोई घर देखने को मिलेंगे जहाँ पर बैठकर ही खाना बनाया जाता है, सारे सामान भी नीचे ही व्यवस्थित रहते हैं। उन परिवारों में जहाँ महिलाएँ किसी परिस्थितिवश या फिर स्वभाववश खड़े होकर खाना बनाने में परेशानी का अनुभव करती हैं, वहाँ भी ऐसे ही रसोई आपको देखने को मिलेगा। और ऐसे रसोइयों में कार्य क्षेत्र जो लगभग आधुनिक रसोई जैसा होता है, केवल इन क्षेत्रों में जो परस्पर संबंध ना होने के कारण गृहिणी को समय, शक्ति इन सब का व्यय होता है। अब इन जो रसोई घर हैं, इन रसोई घर में रसोई घर की चारों दीवार क्रमशः भोजन पकाने, सफाई, संग्रह, भोजन करने के कार्य में ही आते हैं। और इनसे जो इन रसोई घरों में प्रायः इनसे जुड़े भंडार गृह की भी सुविधा होती है। अब अगर वहीं हम बात करें आधुनिक की, तो ये आपका कई प्रकार का होता है। इसमें सबसे पहले तो आप देखेंगे कि जो इसे हम पाश्चात्य शैली कहते हैं। इस प्रकार के रसोई घर पश्चिम देशों की
पद्धति पर बनाए गए हैं और आज हमारे देश में भी इसकी बहुत ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है। आप देखेंगे तो अब तो गाँव में भी गाँव में भी कई जगह इस शैली का उपयोग किया जा रहा है। जैसे-जैसे लोगों के पास सुविधाएँ बढ़ रही हैं लोग पाश्चात्य शैली की तरफ ही बढ़ रहे हैं और ये रसोई घर अधिक सुविधाजनक हैं, सुंदर हैं, समय शक्ति को बचाने वाले होते हैं, तो इनका उपयोग हम ज़्यादा कर रहे हैं और इनमें खड़े होकर खाना बनाने की व्यवस्था होती है। जो आपका आधुनिक रसोई है, इसमें हम खड़े होकर खाना बनाते हैं, खड़े होकर खाना बनाने की व्यवस्था होती है और सभी कार्यक्षेत्र आपस में ही जुड़े होते हैं। इसमें इस रसोई घर में संग्रह की क्षमता भी अधिक पाई जाती है, क्योंकि हर एक दीवार पर भरपूर उपयोग कर लेते हैं हम। समय, शक्ति इनके व्यय की दृष्टि से ये जो हमारे रसोई घर हैं, ये एक प्रकार से कम मितव्ययी हैं, क्योंकि इनमें कई विशेषताएँ पाई जाती हैं, जैसे खड़ा होकर खाना जब हम पकाते हैं, तो हमारी कम शक्ति व्यय होती है। लेकिन वहीं बार-बार उठना, बैठना, इसमें हमारी अधिक शक्ति व्यय होती है और आधुनिक रसोई में कार्यक्षेत्र परस्पर जुड़े हुए होते हैं, जिसमें समय, श्रम दोनों की बचत हो जाती है। अगर आप ऐसे समझें तो जैसे परंपरागत रसोई में अगर चाय बनाना है तो चाय बनाने में एक कोने से बर्तन उठाना, दूसरे कोने से पानी लाना, गैस पर इसको रखना, चाय चीनी लेने के लिए आपको अलग कमरे में जाना पड़ता है, फिर वहाँ से लौट कर आते हैं, फ्रिज से दूध निकालते हैं, गैस को फिर से उस पर रखते हैं, चाय बनाते हैं, कप कहीं और से लाते हैं, मतलब बहुत समय जाता है आपका। लेकिन वहीं जब हम आधुनिक की बात करेंगे तो आधुनिक रसोई में गैस के पास ही आपको सारे बर्तनों की व्यवस्था होती है, वहीं पास में सिंक होता है, गैस के ऊपर अलमारी होती है जिसमें हम चाय पत्ती, चीनी इन सब का संग्रह कर लेते हैं, फ्रिज भी हमारा आस-पास ही रहता है, ट्रे की व्यवस्था भी आस-पास ही रहती है, तो हमारा काम जल्दी हो जाता है। तो ये हमारे समय, शक्ति, श्रम तीनों की बचत करता है, सबकी बचत कर लेता है। ठीक? ये हमने थोड़ा-सा समझा। अब ये जो हमारे आधुनिक वाले रसोई घर हैं, ये कई प्रकार के होते हैं, जिसमें हम नाम देख लेते हैं एक बार। एक दीवार वाली रसोई, 2 दीवार वाली रसोई, एल आकार वाली रसोई, पेनिनसुला रसोई, यू आकार रसोई, आइसलैंड रसोई और स्टार फिश रसोई। ये हमारे कई रसोई के प्रकार होते हैं। अब एक-एक करके थोड़ा-थोड़ा हम समझते हैं और इसमें किन-किन बिंदुओं का हमें ध्यान रखना होता है, इस बात को भी थोड़ा-सा समझेंगे। ठीक? चलिए, सबसे पहले आता है आपका ये क्या गड़बड़ हो गया? कोई बात नहीं समझ लेते हैं, सबको एक-एक करके समझना ही है हमें। ठीक? सबसे पहले हम बात करेंगे यू आकार की रसोई की। यू आकार की रसोई मतलब ये आपके रसोई घर जो है ये अंग्रेजी के जो अक्षर यू है उसके समान होता है। इसकी आकृति उसी के समान होती है और ये रसोई घर सबसे अधिक सफल रसोई घर माना जाता है। इसमें कम से कम चलने की प्रक्रिया करनी होती है, साथ ही प्रत्येक कार्य क्षेत्र को स्वतंत्र दीवार मिल जाता है। जो बीच की दीवार पर आप सिंक और 2 समानांतर दीवारों पर 2 मुख्य इकाइयाँ बनी होती हैं। अब आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा कि हम कहाँ बता रहे हैं सिंक, कहाँ बता रहे हैं अलमारी। चलिए हम आपको एक इमेज दिखाते हैं। सबसे पहले आप वहाँ से समझिए कि सिंक आपका कहाँ है और कहाँ पर आपका जो है ये रहा आपका ये है आपका यू आकार का किचन। आप ये देखिए, ये आपका यू आकार का बन गया, ठीक? क्या है ये? आपको इंग्लिश अक्षर का यू दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बिल्कुल आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर हमने यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर आपका परोसने का क्षेत्र हो जाता है, यहाँ पर आपका खाना बनाने का केंद्र हो जाता है। सिंक के लिए आपकी एक अलग से दीवार होती है, स्वतंत्र दीवार होती है। यहाँ पर हम सब्ज़ी वग़ैरह काटने का काम करते हैं क्योंकि फ्रिज हमारा यहीं बगल में होता है। फ्रिज से हम सब्ज़ी निकाल लेंगे, फिर हम सिंक पर जाके धो लेंगे खाट काट के, यहाँ पर खाना बनाएँगे, यहाँ पर परोसने का केंद्र हो जाता है और यहीं पर आपका पास में खाने का मेज़ भी लगा होता है, तो खाना भी यहीं पर हम परोस देते हैं। ये आपका क्या हो जाता है, ये प्रवेश द्वार हो जाता है। अब इसमें अच्छा आप ये बताइए कि जैसे ये जो आपका किचन है,
क्या है ये आपका? ये आपका किचन हो गया। अब जब आप पाथवे चार्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो पाथवे चार्ट में आप क्या करते हैं? गिलवर्थ के द्वारा बताया गया था। इसमें जब आप एक फ्लोर बनाते हैं, नकली जो बनाते हैं तख़्त पे, ठीक? तो ऐसे ही बना लेते हैं। अब इस्त्री आई, ठीक? यहाँ पर आपने एक पिन लगाया, यहाँ पर एक पिन लगाया, यहाँ पर एक पिन लगाया। अब जैसे-जैसे उसने मूवमेंट किया, आप क्या करते हैं, धागे को लपेटते चले जाते हैं। जैसे किचन में आई, उसने सबसे पहले क्या किया, फ्रिज के पास गई। फ्रिज के पास जाने के बाद वो गई अपने यहाँ से यहीं कहीं पर आपका बर्तन का जो लगा होगा, बर्तन उठाई, फिर आई, फिर उसने कहीं से चाकू ढूँढा, फिर आई, फिर से सब्ज़ी निकाली, फिर सब्ज़ी निकालने के बाद पहले गई सब्ज़ी को धुलने, फिर आई वो फिर से बर्तन लेने गई। हो सकता है उसको बर्तन कम हो, मतलब उसने मूवमेंट बहुत ज़्यादा कर लिया। जब उसने मूवमेंट कर लिया, फिर जब धागा नापा गया, धागा बड़ा था, फिर उसको समझाया गया कि आप यहाँ से कम मुड़िए, ये चीज़ आप एक साथ कर लीजिए, थाली आप एक साथ थाली, चाकू एक साथ ले लीजिए, फिर सिंक से उसी थाली में अपना सब्ज़ी वग़ैरह रख लीजिए, उसको धुलकर फिर काट लीजिए, काटने के बाद वापस आप सीधे चले जाइए अपने खाना बनाने के स्थान पर। तो उसको बताया गया, फिर उसने अपने मूवमेंट को कम किया और देन उसने खाना बनाया। तो जब पहले वाले की अपेक्षा दोबारा धागा कम लगा उसको, ठीक? तो इसी तरह से देखते हैं हम कार्य सरलीकरण में। यहाँ हम बात कर रहे थे यू आकार के किचन की। अब इसमें आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। सर्वश्रेष्ठ किचन, यू आकार के किचन को सर्वश्रेष्ठ किचन किसने कहा? किसने कहा? मुंडल ने कहा। अब एगन ने क्या कहा? इन्होंने आदर्श और सर्वश्रेष्ठ किचन कहा। आप एक परिभाषा से ध्यान रखेंगे, यू आकार का किचन सर्वाधिक उपयोगी होता है क्योंकि उसमें सब कुछ पास-पास होता है तथा कार्य क्षेत्र से होकर आवागमन नहीं रहता है, ठीक? तो ये आपका यू आकार का किचन था। अब ये जो आपका किचन है, किचन में आपको बहुत ज़्यादा नहीं समझने की आवश्यकता है। बस आप इतना ध्यान रखिए कि किसने किचन के बारे में, किस किचन के बारे में किसने क्या बोला। साथ ही साथ थोड़ा-सा अगर ध्यान रख पाएँ तो सिंक वगैरह की व्यवस्था ध्यान रख लें और किचन के प्रकार को ध्यान रख लें। बस इतना ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए, ये हमने एक किचन देखा जो कि था हमारा यू आकार का। दूसरे किचन की तरफ चलते हैं, यल आकार के किचन की तरफ। क्या है? यल आकार का किचन। ये, ये वाला यल आकार। अच्छा वैसे अगर आपसे पूछा जाए 2 दीवार वाला किचन तो आप कह देंगे ना कि ये भी 2 दीवार है, लेकिन ये आपका 2 दीवार वाले किचन के अंतर्गत नहीं आता है। ये आपका जो यल आकार है, ये आपके इंग्लिश अक्षर के यल के आकार का होता है और ये रसोई घर काफ़ी प्रचलित है और सुविधाजनक भी होता है। ये आपका अमेरिका में इसे सर्वश्रेष्ठ किचन बोला जाता है और ये आपका प्रचलित भी है और उपयोगी भी है। ये आपका अमेरिका में सर्वश्रेष्ठ किचन माना जाता है। साथ ही साथ इसमें 2 दीवारों पर रसोई के लिए खाली जगह मिल जाती है। जैसे जो 2 दीवार हैं, इन दोनों दीवारों पर ही अपना कार्यक्षेत्र चलता है। अब ये होता कैसे है? तो एक बार आप इस किचन को भी देख लीजिए। ये है आपका खाने की मेज़ यहाँ पर लगी है, ये आपका प्रवेश द्वार है। यहाँ पर आपका सब्ज़ी काटने का स्थान है, यहाँ पर आपका सिंक है, ये आपका फ्रिज रखा गया है और यहाँ पर आपका खाना बनाने का केंद्र है, यानी कि जो आपका गैस चूल्हा वग़ैरह है, यहाँ पर रखा गया है, ठीक? तो ये आप देखेंगे, एक जो सबसे लंबी वाली दीवार होती है, उसपे हम सब्ज़ी काटने का स्थान, सिंक वहीं पर होता है, फ्रिज हमारा वहीं आस-पास में ही होता है क्योंकि फ्रिज से हम सब्ज़ी निकालेंगे, सिंक में धुल लेंगे, साथ में वहीं बगल में काट भी लेंगे, उसके बाद चले जाएँगे अपने खाना बनाने के केंद्र पर। तो ये भी एक प्रकार से बहुत अच्छा होता है, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और ये भी आपके समय और शक्ति को बचाने का कार्य करता है, इसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं करना पड़ता है। ये आपका दूसरा किचन था। अब चलते हैं हम अपने तीसरे किचन जो कि है आपका एक दीवार वाला किचन। एक दीवार वाला किचन क्या है? जब जब एक दीवार वाला किचन हम कब प्रयोग करते हैं? जब भवन में स्थान कम हो,
तभी हम इसका उपयोग करते हैं, मतलब इस तरह के किचन का उपयोग करते हैं। और इसमें साधारण-सी बात आप ध्यान रखेंगे कि सारी व्यवस्था एक लाइन पर ही होती है। मतलब आपके खाना बनाने का क्षेत्र, आपके सिंक की व्यवस्था, आपके खाना जो यानी कि जो तैयारी का स्थान होता है जहाँ पर हम सब्जियाँ काटते हैं, वो स्थान और फ्रिज, ये चारों चीज़ें आपको एक ही लाइन में देखने को मिलती हैं। इसमें सभी कार्यक्षेत्र आपने एक ही दीवार पर देख लिया। जब पुराने परंपरागत रसोई को आधुनिक रसोई में बदला गया और आमने-सामने की 2 दीवारों पर दरवाजे होते हैं, तब भी इस प्रकार की रसोई का ही हम प्रयोग करते हैं। स्थान की कमी होने पर इस प्रकार का किए और एक दीवार पर कार्यक्षेत्र है। ज़रा इस रसोई को आप देख भी लीजिए। ये है, ये आपने प्रवेश किया, कमरा आपका छोटा-सा है। आप गए, सबसे पहले ये रहा आपका खाना बनाने का क्षेत्र, ये रहा आपका सिंक, ये रहा आपका तैयारी का स्थान और ये रहा आपका फ्रिज। सबसे पहले आपने फ्रिज से सामान निकाला, फिर आपने धुला यहाँ पर खाना बनाने के लिए, मतलब साग-सब्जियों को काटा आपने। काटने के बाद आप यहाँ खाना बनाने के स्थान पर गए, आपने खाना बनाया और लाकर परोसा यहाँ पर, क्योंकि खाना खाने का कमरा यहाँ पर था आपका, ठीक? तो ये आपका क्या था, एक दीवार वाली रसोई। ज़रा चलते हैं अब 2 दीवार वाली रसोई पर। 2 दीवार वाली रसोई, आमने-सामने की 2 दीवारों पर जब रसोई की व्यवस्था की जाती है, तो उसे ही हम 2 दीवार वाली रसोई के नाम से जानते हैं। और ये रसोई घर भी प्रायः परंपरागत रसोई को परिवर्तित करके बनाया गया है। 2 समानांतर दीवारों के मध्य दोनों ओर दरवाजे होने पर इस प्रकार के रसोई का प्रयोग किया जाता है। इसमें आप एक पॉइंट ध्यान रखेंगे, 2 दीवारें भले हैं हमारे पास, लेकिन दोनों दीवार के बीच में आपको 8 फीट की दूरी होना बहुत ज़रूरी है और इसे ही हम कॉरिडोर किचन के नाम से भी जानते हैं। मतलब जो आपका ये 2 किनारा है, जैसे ये है, ठीक? ये आपका खाने का कमरा हो गया, ये आप यहाँ से प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर आपकी अलमारी हो गई, ये आपका खाना बनाने का क्षेत्र हो गया, ये परोसने का क्षेत्र हो गया। यहाँ पर फ्रिज रखा है, यहाँ पर आपका सिंक हो गया, यहाँ पर आपका खाना सब्ज़ी काटने का स्थान हो गया। तो ये आपका ये जो दोनों बीच की दूरियाँ हैं, ये आपके 8 फीट की चौड़ाई पर होनी चाहिए, ठीक? इनकी चौड़ाई कम से कम 8 फीट होना चाहिए। सामान्यतः एक दीवार पर खाना बनाने की और दूसरे दीवार पर सिंक, फ्रिज इन सब की व्यवस्था हम करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये रहा हमारा 2 दीवार वाला किचन, ठीक? ये इस चीज़ को आप थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे। ये जो चौड़ाई दी गई है, ये 8 फीट कम से कम होनी चाहिए, ठीक? 8 कम से कम ये 8 फीट होनी चाहिए, इससे कम ना हो, ठीक? चलिए, आपने किचन भी देख लिया, कौन-सा था? तो ये आपका एक दीवार वाला किचन था। चलिए अब कुछ और किचन की बात कर लेते हैं। जैसे जैसे आपका तारक या स्टार फिश किचन कहते हैं। अब इस किचन की इमेज नहीं है मेरे पास, आप थोड़ा-सा समझिएगा, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं। जो आपका स्टार फिश किचन है, ये स्थान की बर्बादी क्या करता है, ये इसमें जो किचन होता है, कुछ इस तरह का किचन होता है, ठीक? ऐसे, ऐसे कुछ इस तरह का किचन होता है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे ये। तो ये जो किचन होता है, सबसे पहले तो ये आपके स्थान की बर्बादी, मतलब ये जो स्थान बना है, आपको किसी भी दृष्टि से उपयोगी दिख रहा है? नहीं। तो ये क्या होता है, ये आपका एक कह सकते हैं कि स्थान को बर्बाद करने वाला होता है। यहाँ पर सिंक बीच में होता है, ये उपयोग में नहीं लाया जाता है। बस आप इतना ध्यान रखेंगे कि एक स्टार फिश किचन होता है, जिसे हम तारक किचन कहते हैं, ये आपके स्थान को बर्बाद करने वाला होता है। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि जो स्टार फिश किचन है, इसमें हम सिंक की व्यवस्था कहाँ करते हैं, तो मध्य में करते हैं, बस इतना आप ध्यान रखिएगा। अगला जो आपका किचन है, वो है आपका पेनिनसुला या फिर प्रायद्वीपीय किचन। अब ये प्रायद्वीपीय किचन कौन-सा है? तो यह किचन जो है यू आकार का होता है।
ये जो आपका प्रायद्वीपीय किचन है, ये भी आपका यू आकार का होता है, लेकिन इसमें एक भुजा कक्ष के बीच में भोजन कक्ष को विभाजित कर देता है, या भोजन कक्ष को, जैसे ये यू आकार का किचन हो गया, इसमें एक भुजा आपकी विभाजित की जाती है, जो कि भोजन कक्ष के लिए होता है, इसी में, ठीक? और दीवार लगा देते हैं, और इसकी जो अलमारियाँ हैं, ये भी दोनों ओर से दी जाती हैं, और ये योजना द्वीप योजना से भी मतलब अधिक सुविधाजनक होती है। अभी आप द्वीप योजना के बारे में पढ़ेंगे। आधुनिक इसमें हम उपकरण का उपयोग कर लेते हैं, सुविधा इसमें अधिक दे दी जाती है, तो थोड़ा-सा ये आपके यू आकार के किचन से हट जाता है, यानी कि हटकर हो जाता है। अगले किचन की बात करें हम आइसलैंड किचन की, या जिसे हम द्वीप किचन के नाम से जानते हैं। तो ये जो आपका किचन होता है, इसकी व्यवस्था एक खंभे पर बना होता है, जो कि घूमने वाला होता है। मतलब जब ये घूमने वाला है, तो घूमेगा क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति है, ये विकलांग व्यक्तियों के लिए होता है। जो दिव्यांग व्यक्ति हैं, जो चल नहीं सकते हैं, उनके लिए होता है। एक खंभे पर पूरी व्यवस्था होती है, और आप इसे घुमा-घुमा कर उपयोग में लाते हैं। और ये बहुत महँगा भी होता है, सुविधाएँ इसमें बहुत दी जाती हैं, और ये विद्युत चालक भी होता है। विद्युत पर आधारित होता है, इसमें आपको समय और शक्ति की काफ़ी बचत होती है, कि लेकिन ये महँगा बहुत ज़्यादा है। तो जैसे जो महिलाएँ बार-बार ज़्यादा चल नहीं सकती हैं, विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, तो उनके लिए उपयुक्त होता है ये घुमा-घुमा कर। अच्छा, ये घुमा-घुमा कर मतलब जैसे आपने देखा होगा, जब आप बाज़ार में जाती हैं, मार्केट में जाती हैं, अभी तो और कोई एग्ज़ाम्पल नहीं समझ में आ रहा है, तो आपने देखा होगा एक एक ऐसा स्टैंड होता है, उस स्टैंड पर ऐसे गोल-गोल इयररिंग वगैरह लगा कर रखते हैं, तो हम उनको घुमा-घुमा कर देख लेते हैं। एक जगह बैठकर सारी इयररिंग देख लेते हैं ना? उसी तरह से ये किचन होता है, ये आप इसको घुमा-घुमा कर सारे सामान को ले सकते हैं, और एक एक ही जगह बैठकर आप पूरा किचन को अपने इर्द-गिर्द घुमा सकते हैं, ठीक? तो यही व्यवस्था होती है इसमें, और किसके लिए उपयोगी है? तो ये जो दिव्यांग महिलाएँ हैं, उनके लिए उपयोगी होता है। अगला है आपका शाही किचन। शाही किचन जिसे हम रजवाड़ा किचन कहते हैं, राजसी रसोई कहते हैं, ये आपके होते हैं, और वर्तमान समय में हम इनका उपयोग नहीं करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे शाही किचन, रजवाड़ा किचन, ये मतलब राजसी किचन, ये आपने कहाँ देखा होगा? ये जैसे आपने जो जैसे जो पुरानी नहीं, जैसे आपने ये देखा होगा, अरे! ये रजवाड़े में उपयोग की जाती हैं। पहले जो राजा-महाराजा हुआ करते थे, उनके घरों में बहुत बड़ी-बड़ी रसोइयाँ बनाई जाती थी। तो इसे ही हम रजवाड़ा किसन किचन के नाम से जानते हैं। जैसे आपने देखा होगा, ये जो जोधा अकबर आता था, उसमें भी आपने देखा होगा, या एक इसमें सब बहुत बड़े-बड़े किचन हुआ करते थे ना, उसी को हम रजवाड़े में प्रयोग करते हैं, यानी कि राजाओं-महाराजाओं के यहाँ ऐसे किचन का उपयोग होता था। इसे हम राजसी रसोई के नाम से जानते हैं, ठीक? लेकिन अभी इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप ऐसे समझिए कि जैसे बहुत बड़ा किचन था, जो राजाओं-महाराजाओं के यहाँ उपयोग किया जाता था, उसी को हम रजवाड़ा के नाम से जानते हैं, रजवाड़े में प्रयोग होता है, राजसी रसोई के नाम से जानते हैं। अगला है आपका आयताकार रसोई। अब जैसे आपने बाकी सब तो पढ़ लिया, द्वीपीय रसोई, प्रायद्वीपीय रसोई, साथ ही साथ आपने 1 दीवार, 2 दीवार, एल शेप, यू शेप सब कुछ पढ़ लिया आपने। कुछ और भी रसोई होते हैं, जैसे जो ये आयताकार रसोई है, ये आपने कहाँ पर देखा है? अच्छा, कभी आपने होटल में देखा हो, तो जहाँ पर खाना बनता है, कैसे होता है? कुछ ऐसे होता है, जैसे ये क्या हो गया, ये आपका वो होटल का जो रसोई घर होता है वो हो गया। वहाँ पर ऐसे-ऐसे असेंबली टाइप की बनी होती हैं। तो इस लाइन पर कुछ और बन रहा है, इस लाइन पर कुछ और बन रहा है, इस लाइन पर कुछ और बन रहा है, इस रो में कुछ और बन रहा है, ठीक? कहीं पर सिर्फ़ ग्रेवी-ग्रेवी बन रहा है, कहीं पर सिर्फ़ सब कटिंग-कटिंग वाली चीज़ें हो रही हैं। तो ये अलग-अलग मतलब एक असेंबली में जब कार्य किया जाता है, तो ये इसे हम आयताकार रसोई कहते हैं, और ये सामान्यतः आपने होटलों में ज़रूर देखा होगा, ठीक?
अगर नहीं ध्यान दिया है तो कभी देखिए, वैसे सामान्यतः जो होटल होते हैं उसमें ये वाला पार्ट आपको आगे नहीं देखने को मिलता है, थोड़ा पीछे देखने को मिलता है, ठीक? तो ये इस तरह की रसोई बनी होती है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। अगला है आपका कियोस्क किचन। ये क्या होता है? तो ये आपका एक चलता-फिरता किचन होता है जिसे हम आई आकार का किचन भी कहते हैं या आई शेप का किचन भी कहते हैं। ये एक वैन में व्यवस्था होती है। वैन में मतलब जैसे ये वैन में सब कुछ व्यवस्था होती है, बस अपनी वैन ले जाकर एक जगह खड़ी कर देंगे और उसी में अपना खाना-वाना बनाकर सबको खिलाते हैं। तो ये आपका क्या होता है, वैन में व्यवस्था होती है जिसे हम कियोस्क किचन के नाम से जानते हैं। वैसे हमने यहाँ पर लिखा नहीं है, एक तैयार रसोई घर होता है, मतलब इसे हम कह सकते हैं कि जैसे ये ऐसा रसोई घर काफ़ी लोकप्रिय है, जो आवश्यकता के अनुसार आकार के फैक्ट्री में बने हुए तैयार मिल जाते हैं और साथ ही साथ ये रसोई घर लकड़ी की दीवारों पर फोल्डिंग काउंटर होते हैं, अलमारियाँ यहाँ पर सिंक पर होती हैं, तो ये थोड़ा-सा तैयार किचन होता है, बस इसी की तरह आप वैन वैन व्यवस्था की तरह उसको भी समझिए। तो यहाँ पर आपने कौन-कौन से किचन देखे? सबसे लास्ट में आपने देखा कियोस्क किचन, ठीक? जो कि आपके वैन पर व्यवस्था होती है जिसमें सब कुछ सेट होता है। मतलब जैसे हमारा रसोई घर है ना, हम अपने रसोई घर को कहीं लेकर नहीं जा सकते हैं, ठीक? हमारा रसोई घर एक ही जगह होता है, उसमें सब कुछ सेट होता है। तो वैसे जो आपका ये कियोस्क किचन है, इसमें भी सब कुछ सेट होता है लेकिन एक वैन में होता है और उस वैन को हम ले जाकर कहीं भी सेट कर सकते हैं और जो है खाना बनाकर वहाँ पर खिलाते हैं लोगों को, ठीक? तो ये हमारा कियोस्क किचन था। आपने आयताकार रसोई देखा, आपने शाही किचन के बारे में समझा, साथ ही साथ आपने आइसलैंड किचन के बारे में समझा, पेनिनसुला किचन के बारे में समझा, साथ ही साथ आपने स्टारफिश किचन को देखा और हमने देखा 2 दीवार वाले किचन को, 1 दीवार वाले किचन को और एल आकार वाले किचन को, साथ ही साथ हमने यू आकार वाले किचन को देखा। तो इतना प्रकार के हमने किचन को देख लिया। ये हमारे जो हैं कई प्रकार के किचन थे जिसको हमने समझा और यहाँ से जो बनने वाले क्वेश्चन हैं वो कई बार बनते हैं। जैसे आपके आधुनिक किचन के बारे में पूछ लिया जाता है। 1 दीवार वाले किचन 2 दीवार वाले किचन, अगर 2 दीवार वाला किचन दिया गया है और उसी में एल आकार का रसोई घर दे दिया गया तो भी थोड़ा-सा लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि एल आकार का किचन अलग है और जो आपका 2 दीवार वाला किचन है वो अलग होता है। एल आकार में आप सटे-सटे होते हैं, 2 पास-पास होते हैं और जो आपका समानांतर है वो 2 आमने-सामने होता है, जिसके बीच की जो गैप होती है वो कम से कम 8 फीट की होनी चाहिए, ठीक? तो ये हमने समझा किचन के बारे में। अब आज हमारा ये आवाज़ का टॉपिक समाप्त हो गया। अब एक लास्ट टॉपिक आपका बच रहा है, जो कि है आपका गृह सज्जा यानी कि जो आपकी आंतरिक गृह सज्जा है, उससे संबंधित है, जिसमें से आपने एक चीज़ तो कर ही लिया है, जो आपका रंग का टॉपिक है। कला के जो हमारे तत्व होते हैं, उसमें हम रंग को भी पढ़ते हैं, तो रंग को तो आपने पहले ही पढ़ लिया है। अब आपको रंग नहीं पढ़ना है, बस आपको कला के जो सिद्धांत और बच रहे हैं और जो कला के आपके कला के तत्व बच रहे हैं, उनको एक बार थोड़ा-सा समझने की आवश्यकता है कि कौन-कौन से बच रहे हैं। तो जो आपका लास्ट टॉपिक बच रहा है, वो आंतरिक सज्जा से बच रहा है, जिसमें आप देखेंगे आंतरिक सज्जा क्या है, सजावट को समझेंगे, कला के तत्व देखेंगे, कला के सिद्धांत देखेंगे, प्रकाश के बारे में इसी में थोड़ा-सा पढ़ेंगे, थोड़ा-सा फर्नीचर व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा-सा आप पुष्प व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, बस आपका ये समाप्त हो जाएगा। तो हम बिल्कुल समाप्ति की कगार पर हैं और आज आपने किचन के बारे में तो समझ ही लिया। आज के लिए बस यही इतना रखते हैं। उम्मीद है कि जो आवाज़ का टॉपिक था आपको समझ में आया होगा, आपने सारी क्लासेस ली होंगी। लगभग आवाज़ से रिलेटेड जो हमने क्लासेस ली हैं, करीब-करीब 15 क्लास आपकी कुल मिलाकर हुई होंगी, तो आपको इन्हें ध्यान से पढ़ लेना है क्योंकि यहाँ से आने वाले क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। और आप में से कई लोग अच्छा ये बताइए कि आप ये पूछ रहे थे, जो भी पूछ रहा था कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आएँगे? किस
ब्रांच से आपके ज़्यादा क्वेश्चन आएँगे, तो इसके लिए बहुत साधारण सा आप काम कर सकते हैं। वो ये है कि आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, चाहे 3-4 सेट बस इस ये जो आपके लास्ट के 3-4 सेट हैं, आप वहाँ से एक काम करिए, एक लिस्ट बना लीजिए, ठीक? एक ऐसे लिस्ट बना लेंगे, एक में आप चाइल्ड डेवलपमेंट लिख लिए, एक में होम मैनेजमेंट हो गया, एक में आपका टेक्सटाइल हो गया, एक में आपका अ, क्या हो गया, एक में आपका कौन-कौन सा हो गया, ये आपका सीडी हो गया, होम मैनेजमेंट हो गया, टेक्सटाइल हो गया, न्यूट्रिशन साइंस हो गया और एक्सटेंशन एजुकेशन। इन पाँचों के जितने-जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, सन डालिएगा किस सन में आए थे और कितने-कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। जब एक बार आप ऐसे देख लेंगे कि चाइल्ड डेवलपमेंट से कितने क्वेश्चन आए थे, हेल्थ साइंस से कितने क्वेश्चन आए थे, टेक्सटाइल से कितने क्वेश्चन आए थे, होम मैनेजमेंट से कितने क्वेश्चन आए थे, न्यूट्रिशन साइंस के कितने क्वेश्चन थे और एक्सटेंशन एजुकेशन के कितने क्वेश्चन थे। तब आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लेकिन फिर भी हम आपको बताएँगे यही कि किसी भी ब्रांच को आप ज़्यादा कम मत आँकिए। हर ब्रांच को आपको उतना ही इम्पोर्टेंस देना है, जितना आप किसी एक ब्रांच को देंगे, उतना ही आपको अपने पाँचों ब्रांच पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाना है। तो किससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएँगे, हम किसको ज़्यादा पढ़ें, ये ज़रूरी नहीं है। आपको हर ब्रांच को अपने पढ़ना है, अपने पाँचों ब्रांच पर आपको अपनी पकड़ बनाना है। तो आप एक बार ऐसे भी नोट डाउन कर लेंगे, तो आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, हालाँकि 20 क्वेश्चन से तो कम किसी टॉपिक से नहीं पूछे जाएँगे, कोई भी हो। तो इसीलिए आपको आपके हर ब्रांच को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक? चलिए फिर आज के लिए यही इतना रखते हैं और एक काम ज़रूर कर लीजिएगा, ये जो हमने अभी आपको लास्ट में बताया कि किस ब्रांच से कितना क्वेश्चन पूछा गया था, एक बार आप खुद भी नोट डाउन करिएगा और हमें भी बताइएगा कि कितना क्वेश्चन आया था, ठीक? चलिए, बाकी आपको पढ़ना पाँचों ब्रांच को है, पाँचों ब्रांच पर आपको मेहनत करनी है। आज के लिए यही इतना रखते हैं, क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा, साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करिएगा। आपका एक कमेंट हमें मोटिवेशन देता है और आपके लिए कुछ और अच्छा करने के लिए मजबूर करता है, ठीक? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।